मिशन ज्ञान से अनिल अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। हम पहले 3 पार्ट पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के। आप करें साझेदारी के सामान्य परिचय के 3 चैप्टर 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। उन 3 पार्ट में हमने पढ़ा साझेदारी, उसका सामान्य परिचय क्या है, साझेदारी की लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाया जाता है, और हमने पढ़ा उसी के साथ उसकी कुछ प्रॉब्लम्स। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप तुरंत जाइए और उन तीनों पार्ट को देखिए और लौट कर आइए इस पार्ट 4 की ओर। इस पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं आहरण पर ब्याज। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। फटाफट से नोटबुक ओपन कीजिए, अपनी बुक ओपन कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ आहरण पर ब्याज। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं आहरण मतलब व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस से जो भी हम विड्रॉल कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, वो होता है आहरण। आहरण पर ब्याज फर्म वसूल करती है। आहरण पर ब्याज फर्म के लिए एक इनकम होती है। आप सभी को याद होगा कि जब हम पार्ट 3 पढ़ रहे थे तो हमने देखा था आहरण पर ब्याज को लाभ हानि नियोजन खाते में क्रेडिट साइड शो किया जाता है। चलिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आहरण पर ब्याज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आहरण पर ब्याज क्या है। साझेदार द्वारा फर्म से अपने निजी प्रयोग के लिए निकाली गई नगद राशि या वस्तु आहरण कहलाती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि निजी प्रयोग के लिए फर्म से, व्यापार से निकाली गई राशि आहरण कहलाती है। साझेदार संलेख में उल्लेख होने पर साझेदार द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज वसूल किया जाता है और ये आहरण पर ब्याज फर्म की आय होती है। अब हम बात करें आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है और इसकी कितनी विधियां हैं। सबसे पहले हम बात करें आहरण पर ब्याज की गणना करने की विधियां। जब विभिन्न तिथियों पर असमान राशि आहरण की जाए, देखिए इंपॉर्टेंट बात, विभिन्न तिथियां, इसका मतलब डेट अलग अलग होंगी। असमान राशि यानी आहरण की गई राशि भी अलग अलग होगी, यानी समय तिथि भी अलग अलग है और राशि भी अलग अलग है। यहाँ 2 विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं, सरल विधि और गुणनफल विधि। सरल विधि सरल ब्याज विधि, गुणनफल विधि प्रोडक्ट मेथड। जबकि नियमित अंतराल पर, यानी जहां समय समान हो, समान राशि, राशि भी समान, असमान समय असमान राशि, निश्चित राशि और निश्चित समय। तो यहाँ आपके पास एक विधि है औसत अवधि विधि, जिसमें भी हम 2 तरह के आहरण की बात करेंगे। मासिक आधार, मासिक आधार से मतलब है कि हम प्रत्येक माह आहरण कर रहे हैं। त्रैमासिक आधार, त्रैमासिक आधार से मतलब है कि जो किया जा रहा है आहरण वो 3 माह के अंतराल में किया जा रहा। त्रैमासिक, जो त्रैमासिक है उसके ऊपर डिपेंड करता है आहरण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विभिन्न तिथियों पर असमान राशि का आहरण, जिसमें सबसे पहले है हमारी सरल विधि। इस विधि में प्रत्येक आहरण की राशि पर दी गई ब्याज दर से आहरण की तिथि से अंतिम खाते बनाने की तिथि की अवधि तक ब्याज निकाला जाता है। यानी जिस दिन आहरण की राशि की गई है, आहरण अगर आपने 1 अप्रैल को किया है तो 1 अप्रैल से लेके अंतिम खाते बनाने की तिथि, अंतिम खाते यानी 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ब्याज ज्ञात करेंगे। अगर आपने आहरण 1 सितंबर को किया है तो सितंबर से 31 मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यानी आप टोटल 7 महीने का ब्याज कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला आहरण की राशि मल्टीप्लाई ब्याज की दर बटे 100 मल्टीप्लाई 12 बटे महीने बटे 12। अगर ये दिनों में है, आपकी जो अवधि है वो दिनों में दी गई है तो आ जाएगा दिनों की संख्या बटे 365। अगर मंथ में है तो मंथ बटे 12। क्यों? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो हम यहाँ पे कितने लेंगे? 12। लेकिन अगर दिनों की संख्या की बात करूं तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। इसलिए हम अपॉन में कितने लेंगे? 365। यानी आप सरल विधि में जितने समय के लिए आपने आहरण किया है, वो दिन हो या मंथ, उसके आधार पर ही आहरण की गणना
की जाती है। चलिए हम लेते हैं गुणनफल विधि। गुणनफल विधि, इस विधि में निम्नांकित तालिका बनाकर आरण की गणना की जाती है। यानी हमें गुणनफल विधि से अगर आरण पर ब्याज निकालना है तो उसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी। क्या टेबल है? पहला कॉलम है वो है आरण की तिथि, यानी पहले कॉलम में हम आरण की तिथि को दिखाएंगे। राशि, कितनी राशि का आहरण आपने किया है। अवधि, माह या दिनों में। मैंने आप लोगों को बताया है हम ये अवधि गिनते हैं जिस दिन आहरण किया है उस दिन से अंतिम खाते बनाने की तिथि तक। आहरण की तिथि से अंतिम खाते बनाने की तिथि तक। अगर महीनों में गिनना पॉसिबल है तो मंथ लेंगे, अन्यथा हम दिन काउंट करेंगे। बाद में आ जाएगा गुणनफल। गुणनफल कैसे आएगा? राशि को आप अवधि से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस राशि को आप इस अवधि से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपको प्राप्त हो जाएगा गुणनफल। बाद में आप इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होगा गुणनफलों का योग, यानी जो आपने टोटल ऑफ प्रोडक्ट यानी गुणनफलों का जो आपका योग होगा उस गुणनफलों के योग को लेंगे, मल्टीप्लाई ब्याज की दर। प्रश्न में आपको जो ब्याज की दर दी गई होगी वो अपॉन 100 इंटू 12 और 365। 12 कब आएगा? जब मंथ होंगे, और 365 365 कब आएगा? जब दिन होंगे। यानी आपको देखना है कि आपके दिनों में था या महीनों में। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान दें, ये जो अवधि है अगर दिनों में है तो पूरी की पूरी अवधि दिनों में ही लेंगे, चाहे वो कितने भी आपके आहरण हो। और अगर ये मंथ में है तो भी सभी को आपको मंथ में लेना होगा, यानी आपकी जो यूनिट है, आपकी जो अवधि है वो सेम यूनिट में होगी। चलिए लेते हैं एक प्रश्न, एक प्रॉब्लम आपके सामने है। प्रॉब्लम क्या है? राम एक फर्म में साझेदार है, उसके द्वारा निम्न राशियां आहरण की गई। देखिए ध्यान से, राम एक साझेदार है, उसके द्वारा निम्न राशि आहरण की गई। 31 मई को 2000, 30 सितंबर को 3000। आहरण पर ब्याज की दर 10% वार्षिक। 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं। खाते कब बंद हो रहे हैं? 31 दिसंबर को। आपको कौन सी विधि अपनानी है? सरल विधि। ठीक है, आपको सरल विधि से आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास दो आहरण है। क्या आपके आहरण की राशि अलग अलग है? हाँ, एक बार 2000, एक बार 3000। क्या आपके आहरण की अवधि अलग अलग है? हाँ, एक आपने 31 मई को आहरण किया और एक 30 सितंबर को। चलिए आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण को बोलते हैं ड्राइंग्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2000 आहरण की राशि गुणा समय अवधि। आपकी समय अवधि 31 मई से शुरू होगी और 31 दिसंबर को खत्म होगी। तो शुरू करें 31 मई। मई आपका क्या हो चुका है? समाप्त। तो मई के बाद क्या आएगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने मंथ हो रहे हैं आपका? मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 5 मंथ थे। 5 मंथ को आपने माइनस किया तो 12 में से 5 गए तो 7 मंथ। 7/12। 12 क्यों आया? क्योंकि मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों, अगर मंथ है तो 12 आएगा और डेज होंगे तो 365। ब्याज की दर कितनी है? 12%। क्लियर है? कैलकुलेट करेंगे, 12 से 12 को क्रॉस कर देंगे, 20 से 20 को क्रॉस कर देंगे और आपका आंसर होगा 140 रुपीज। तो आपने इस प्रकार से सरल ब्याज विधि से कौन से राशि पे आहरण के ब्याज निकाला? 2000 पे। अब नेक्स्ट आहरण की राशि कितनी है आपकी? 3000। मंथ कब से शुरू करना है? 30 सितंबर। सितंबर के बाद सितंबर खत्म हो चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने मंथ आएंगे? 3 मंथ। मल्टीप्लाई कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट? चलिए 12 से 12 क्रॉस हो गया, 20 से 20 क्रॉस कर दिया। आपने दोनों आहरण पर अलग अलग ब्याज की गणना
की। अब इसका टोटल लगा देते हैं, तो आपका टोटल आरएन पर ब्याज कितना हो जाएगा 230। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ आ रहा है। सरल ब्याज विधि में जो हमारी आरएन की राशि होती है, उस आरएन की राशि पर हम अलग अलग आरएन पर ब्याज की गणना करते हैं। क्लियर है, फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वापस सोल्व करके देखें अपनी होमवर्क कॉपी में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम अभी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने एक अगला प्रश्न है, उस प्रश्न को हम पढ़ते हैं और देखते हैं वो कौन सी विधि से हमें आरएन पर ब्याज की गणना करवा रहा है। प्रश्न स्क्रीन पर है। एक साझेदार ने विभिन्न तिथियों को निम्न आरएन किए। डेट ऑफ ड्रॉइंग आपको दे रखी है 1 अप्रैल 2016 और 31 दिसंबर 2016। अमाउंट आपको दे रखे हैं 1000 और 1500। दूसरा आरएन आपका 30 जून 2016 1200, 31 मार्च 2017 20,000। आरएन पर ब्याज की दर 12% वार्षिक है और खाते 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको आरएन पर ब्याज की गणना करनी है और यहाँ आपको बताया नहीं गया है कि कौन सी विधि का प्रयोग करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, गुणनफल विधि का। क्वेश्चन में अगर सरल विधि के बारे में कहा जाए तो आप सरल विधि का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर प्रश्न में आपको सरल विधि के प्रयोग के बारे में सूचना नहीं हो तो आप गुणनफल विधि का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ आरएन की जो राशि है मेरे प्यारे बच्चों वो अलग अलग है। आरएन की राशि है वो अलग अलग दी गई है और आरएन की जो डेट है वो डेट भी क्या है, सभी अलग अलग है। जब आरएन की राशि और आरएन का समय अलग अलग हो तो हम सरल ब्याज विधि या गुणनफल विधि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन में सरल विधि के प्रयोग के बारे में सूचना नहीं है, इसलिए हम गुणनफल विधि का प्रयोग करेंगे। चलिए, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट स्लाइड में कि सरल ब्याज विधि से हम अलग अलग राशि का अलग अलग ब्याज ज्ञात करते हैं और गुणनफल विधि में हम पहले एक टेबल बनाते हैं, एक तालिका बनाकर हम गुणनफल ज्ञात करके फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं तालिका। सबसे पहले जो हमारा कॉलम होगा वो डेट का होगा, दूसरा हमारा जो कॉलम होगा वो अमाउंट का होगा, तीसरा हमारा जो कॉलम होगा वो पीरियड का होगा और चौथा हमारा जो कॉलम होगा वो प्रोडक्ट का होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दें, आपको इंग्लिश वर्ड यूज करने हैं क्योंकि अगर आप CS करना चाहते हैं तो सिलेबस इंग्लिश मीडियम से होते हैं, तो इंग्लिश वर्ड का भी हम प्रयोग करते चलेंगे। तो सबसे पहले डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट। डेट, फर्स्ट डेट आपको कितनी देर की है, 1 अप्रैल 2016। इसको आपने आरएन कितना किया, 1000। दूसरी डेट आपको कितनी देर की है, 30 जून 2016। इसको आपने कितना आरएन किया, 1200। तीसरी डेट आपके पास कितनी है, 31 दिसंबर 16। आपने कितना आरएन किया, 1500। लास्ट डेट आपके पास कितनी है, 31 मार्च 2017। आरएन कितना आपका, 20,000। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, आपको आरएन की डेट और अमाउंट क्वेश्चन में दी गई थी। अब पीरियड कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया। पीरियड अवधि जो हमें निकालनी है वो निकालनी है हमें डेट, जिस दिन हमने आरएन किया तब से खाते बंद होते हैं तब तक। हमारे खाते कब बंद हो रहे हैं, 31 मार्च 2017 को। ये डेट है अप्रैल। अप्रैल से मार्च कितने मंथ होंगे, 12। वेरी गुड। जून, 30 जून से 31 मार्च तक कितने मंथ होंगे, जून खत्म हो चुका है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ होंगे, 9। नेक्स्ट डेट कितनी है, 31 दिसंबर। दिसंबर से मार्च, दिसंबर खत्म हो चुका है, जनवरी, फरवरी, मार्च, और लास्ट 31 मार्च। 31 मार्च से 31 मार्च 0। क्लियर है, यानी यहाँ 1 अप्रैल से हमने काउंट किया, 1 अप्रैल से कितना हो गया, 12 मंथ। यहाँ पर जून से 9 मंथ, या दिसंबर से
3 मंथ, और मार्च से मार्च 0। प्रोडक्ट का मतलब क्या था, गुणनफल। मैंने क्या बताया था, अमाउंट और पीरियड दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका प्रोडक्ट। करते हैं, 1000 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 1200 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 1500 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 20,000 को 0 से मल्टीप्लाई किया, और इसके बाद हमें क्या करना है, बिल्कुल इसका टोटल करना है। चलिए टोटल हम करते हैं, 0 0 8 और 5 3, 27,300, 27,300 रुपये। क्लियर है, कोई डाउट है? चलिए हम इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ब्याज की राशि, फॉर्मूला आपका क्या है, गुणनफलों का योग मल्टीप्लाई दर बटे 100 मल्टीप्लाई 12। गुणनफलों का योग कितना आपका, 27,300। ब्याज की दर कितनी है आपके प्रश्न में, 12, 100 मल्टीप्लाई 12। 12 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ हमने जो समय अवधि ली है, ये समय अवधि काय में है, माह में। चलिए 12 से 12 को क्रॉस करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो को क्रॉस कर देंगे, और आपका आंसर होगा 273 रुपीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम आहरण पर ब्याज की सरल विधि का प्रयोग करते हैं तो अलग अलग राशि का अलग अलग ब्याज ज्ञात करते हैं, लेकिन जब हम गुणनफली विधि का प्रयोग करते हैं तो हम सभी पहले तालिका बनाकर उनका प्रोडक्ट और टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, और टोटल ऑफ प्रोडक्ट के बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अब अगली विधि हमारे सामने आ रही है। जब नियमित अंतराल में समान राशि आहरित की जाए तब आहरण पर ब्याज की गणना औसत अवधि विधि के आधार पर की जाएगी। अभी हमने पहले पढ़ा कि जब ब्याज की गणना करने के लिए जो आहरण है उनका समय और राशि समान हो तो हम औसत अवधि विधि का प्रयोग करते हैं, और औसत अवधि विधि में 2 विधियों का आधार माना जाता है, मासिक और त्रैमासिक। सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्याज की गणना का सूत्र जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, कुल आहरण, जितने आहरण आपने किए हैं मल्टीप्लाई ब्याज की दर मल्टीप्लाई औसत अवधि अपॉन 100 इंटू 12। इस फॉर्मूले को लगाकर हम ज्ञात करेंगे औसत अवधि विधि से आहरण पर ब्याज। शुरू करते हैं औसत अवधि विधि के कुछ और तथ्य। देखिए सबसे पहले हमें दिया गया मासिक आहरण। मासिक आहरण से क्या तात्पर्य है कि हम प्रत्येक माह आहरण कर रहे हैं। प्रत्येक माह के प्रारंभ में 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, यानी प्रत्येक महीने की पहली तारीख को, प्रत्येक माह के अंत में, अंत से तात्पर्य हो गया हमें प्रत्येक माह का अंत पकड़ना है, यानी 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, यानी प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को। प्रत्येक माह के मध्य में, मध्य से तात्पर्य है कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो करें मिड में, यानी 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, यानी प्रत्येक माह के मध्य में। अब यहाँ पर आपको आहरण की अवधि भी दी है, हो सकता है आप पूरे साल भर आहरण करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या केवल आप 9 महीने आहरण करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, या केवल आप 6 मंथ में आहरण करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप प्रश्न को देखेंगे तो उस प्रश्न के आधार पर आपको पता लग जाएगा कि आपकी आहरण की समय अवधि 12 महीने हैं, 6 महीने हैं या 9 महीने हैं। उसी के हिसाब से आप प्रयोग करेंगे औसत अवधि का। अगर प्रारंभ में है
तो आपका फॉर्मूला है n+1/2, मध्य में है तो आपका फॉर्मूला n/2, और अंत में है तो फॉर्मूला n-1/2। n का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मंथ, यानी कितने मंथ के लिए आपकी ड्यूरेशन है। जैसे देखिए यहाँ कितने मंथ हैं, 12, तो 12 + 1/2 6.5, यहाँ 12 - 1 6/2 5.5, 12/2 = 6। क्लियर है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ आपकी समय अवधि कितनी है, 9, तो n की जगह क्या आ जाएगा, 9, 9 + 1/2 5, 9 - 1/2 4.5, और 9/2 यह आ जाएगा आपका 8/2 = 4, और यहाँ आ जाएगा आपका 9/2 = 4.5। क्लियर है। इसी प्रकार से हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। n की जगह कितना आ जाएगा हमारा, 6, 6 + 1 7/2 3.5, यहाँ आ जाएगा 6 - 1 6 में से 1 5, तो यह आ जाएगा आपका 2.5, और यह आ जाएगा आपका 6/2 = 3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, rn पर ब्याज के लिए औसत अवधि विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास प्रत्येक माह, अगर प्रत्येक माह का आचरण किया जा रहा है तो 3 तरह के सवाल आ सकते हैं, 12 महीने, 9 महीने, 6 महीने। 12 महीने 12 + 1/2, क्योंकि प्रत्येक माह के प्रारंभ में फॉर्मूला लगता है n+1/2, अंत में लगता है n-1 12 - 1/2, और मध्य में लगता है n/2 यानी 12/2। तो इस तरीके से आप जो n है उस n की जगह 12, 9 और 6 का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, ऐसे ही हमारी त्रैमासिक आहरण विधि, त्रैमासिक यानी जब हम 3 माह की समय अवधि में आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको दिया हुआ है प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, प्रत्येक तिमाही के अंत में, और प्रत्येक तिमाही के मध्य में। देखिए यहाँ आपने क्या किया था, n+1 प्रत्येक माह, यहाँ आपका तिमाही है और एक तिमाही में कितने महीने होते हैं, 3, इसलिए आपका फॉर्मूला हो गया n+3 n-3 और n/2, ये सेम रहेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे 12 माह के लिए 12 + 3/2 7.5, 12 माह के लिए 12 - 3/2 4.5, और n/2 12/26। 9 माह यानी n = नंबर ऑफ मंथ, तो यहाँ नंबर ऑफ मंथ कितने आपके, 9, तो 9 + 3/2 6, 9 - 3/2 3, और 9/2 4.5। यहाँ आपकी समय अवधि माह कितने हो गए, 6, तो इसमें आपका चेंज हो जाएगा 6 + 3/2 4.5, 6 - 3/2 1.5, और 6/2 3। यानी प्रत्येक माह के प्रारंभ जब होगा तो प्रत्येक माह के लिए आप यूज करेंगे ये तालिका, और जब त्रैमासिक होगा तो आप यूज करेंगे ये तालिका। और इस तालिका में एक और लाइन है नीचे, आहरण की तिथि न दी गई हो। जब आहरण की तिथि नहीं दी गई हो तो हम 6 महीने, 4.5 महीने और 3 महीने का ब्याज ज्ञात करेंगे। हमारे को एक नोट, महत्वपूर्ण नोट है, आप इस पे स्टार बना सकते हैं, डबल स्टार बना लीजिए। और देखिए, जब ब्याज की दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द न लिखा हो तो ब्याज की गणना पूरे 1 वर्ष के लिए की जाएगी, अर्थात समय तत्व को ध्यान नहीं रखा जाएगा। यानी ब्याज की दर कितनी है आपकी, 12%। इसके साथ क्या नहीं लिखा हो, वार्षिक, प्रतिवर्ष या पर एनम। तो जब ये तीनों वर्ड का यूज नहीं किया गया तो आप पूरे 1 वर्ष के लिए ब्याज की गणना करेंगे। चलिए लेते हैं हम एक प्रश्न, हमारे सामने एक प्रश्न है, GST
तीन साझेदार हैं, व्यक्तियों के नाम है, एक फर्म में साझेदार है, वह निम्न प्रकार आहरण करते हैं। जी प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 का, एस प्रत्येक माह के अंत में 3000 का, टी प्रत्येक माह के मध्य में 1000 का। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक माह, प्रारंभ, अंत, मध्य। यानी हम कौन सी टेबल का प्रयोग करेंगे, मासिक आहरण विधि का, जिसमें क्या आपको समय अवधि का पता लग रहा है, कितने समय अवधि के लिए ये आहरण पर 12% वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाएगा। वर्ष 2017 के लिए साझेदारों के आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। यहाँ आपको समय अवधि का पता नहीं लग रहा है, इसलिए हम 12 मंथ प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं जी। जी ने आहरण कितना किया है, 2000। तो पहले हम 2000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रत्येक माह आहरण किया जा रहा है और 12 महीने आहरण किया जा रहा है, यानी टोटल जो आहरण किया गया वो किया गया है 24,000 रुपये। क्लियर है। इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आहरण मल्टीप्लाई ब्याज की दर। ब्याज की दर कितनी है, 12%। और प्रत्येक माह के कब है, प्रत्येक माह के प्रारंभ में। प्रत्येक माह के प्रारंभ में कितना आता है, ये 12 मंथ हो गया, ये प्रत्येक माह का प्रारंभ हो गया, कितना आएगा 6.5। तो हम यहाँ पे जो अवधि यूज करेंगे वो करेंगे 6.5/12। 12 से 12 को क्रॉस किया, इस पॉइंट को उठा के हमने नीचे मल्टीप्लाई में 10 रखा, 3 जीरो हमने डिडक्ट कर दी, और 24 को मल्टीप्लाई करना है 65 से। 24 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी आंसर आपके पास होगा। इसके बाद किसका निकालना है, एस का निकालना है। एस ने आहरण कितना किया है, 3000। 3000 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से, कितना हो गया 36,000। फॉर्मूला अप्लाई करें, 36,000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई, इसने कब किया, प्रत्येक माह के अंत में। आ जाइए फटाफट से, प्रत्येक माह के अंत में कितना आ रहा है, 5.5। तो चलिए 5.5/12, पॉइंट हटाएंगे, मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा, 12 से 12 को क्रॉस किया, 30 से 30 क्रॉस कर दी, रिमेनिंग रह गया 36 मल्टीप्लाई 55। क्लियर है। फिर बात करेंगे टी की। टी ने कितना आहरण किया, 1000। इसे भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से, कितना हो जाएगा 12,000। फॉर्मूला लगाएंगे, 12,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट, 12%। इसने कब के लिए किया, प्रत्येक माह के मध्य में, और प्रत्येक माह के मध्य में कितने मंथ होते हैं, 6। वेरी गुड। 12 से 12 क्रॉस किया, 20 से 20 क्रॉस की, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देख सकते हैं आप, 2000 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 24,000 मल्टीप्लाई 6.5/12 मल्टीप्लाई 12/100। सेम 3000 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 36,000 5.5 मिडिल था, 12 ये आ गया। और टी 1000 मल्टीप्लाई 12,000 मल्टीप्लाई 6/12, आंसर आ गया 720। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए माय डियर, हम बच्चों आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और आप अपनी होमवर्क की कॉपी में होमवर्क की कॉपी बनाएं, जहां पर आप मेरे बाद उस वीडियो को देखने के बाद उस सवाल को दोबारा खुद से करें, और यदि प्रॉब्लम आए तो आप बार बार वीडियो को देखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर के नाम PQR ने 1 जुलाई 2016 को साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ किया। डेट 1 जुलाई की दी हुई है, खाते 31 मार्च को बंद हो रहे हैं, यानी 1 जुलाई से कितना 31 मार्च, बताइए कितना होगा,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी यहाँ पर आपकी जो समय अवधि है वो समय अवधि कितनी है? 9 माह। यानी आपने जो आयरन किए वो 9 मंथ के लिए किए हैं। प्रत्येक माह, प्रत्येक माह, प्रत्येक माह। यानी ये भी कौन सा क्वेश्चन है? मासिक आधार। मासिक आधार पर हम सवाल को सोल्व करेंगे। 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये। चलिए शुरू करते हैं। एक बार समझा देता हूं मैं। 500 रुपये का आयरन हमारे व्यक्ति ने किया। 500 को हमें मल्टीप्लाई कितने से करना है? 9 से। 500 गुणा 9। क्यों? 500 रुपये आयरन की राशि और 9 माह के लिए कितना हो गया? 4500 रुपये। 4505 देख सकते हैं आप टेबल में चल के कितना आ रहा है? 5 4 4.5। चलिए तो 5 ब्याज की दर 12%। 12 से 12 क्रॉस हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस कर दी। आपका आंसर आ गया 45 मल्टीप्लाई 5। क्लियर है? इसी तरह आर ने जो आर एन किया वो कितना किया? 600। 600 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। 6 9 जा 54। 54 5.5 अपॉन 12, 12 अपॉन 100 सोल्व किया 297। आर एन पर ब्याज कितना है? 700। 700 इंटू 9 63। 6300 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 12, 12 अपॉन 100। 12 से 12 क्रॉस हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हो गई और आंसर आ गया 252। तो आपके सामने था ये 9 माह की समय अवधि के लिए प्रश्न। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? आप बार बार सब वीडियोस को देखते रहें और समझते रहें प्रॉब्लम्स को। देखिए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। 3 साझेदार हैं आर एस टी। 1 जनवरी 2017 से 30 जून 2017। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कितने मंथ की समय अवधि आ रही है यहाँ? 6 मंथ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को जब हमने देखा था तो यहाँ किसी प्रकार की कोई समय अवधि नहीं थी। तुमने कितने माह प्रयोग किए थे? 12 माह। इस प्रश्न को जब हमने किया तो यहाँ 1 जुलाई से 31 मार्च तुमने काउंट किया 9 मंथ। तुमने कितने समय अवधि का प्रयोग किया? 9। इस प्रश्न में यहाँ 1 जनवरी से 30 जून तक यानी कितने महीने हो रहे हैं? 6 माह। तो हम 6 माह के लिए सवाल को सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 1 जनवरी 2017 से 30 जून 2017 तक 6 माह के लिए, इसलिए एन की जगह हम कितने ले लेंगे? 6। आर ने कितना आयरन किया? 2000। 2000 को हमने 6 से गुणा किया तो कितना हो गया? 12000। 12000 3.5 बटे 12 गुणा 10। ब्याज की दर कितनी है? देखो प्रत्येक माह प्रारंभ में, प्रत्येक माह मध्य में, प्रत्येक माह अंत में मासिक आधार का प्रयोग करना है और ब्याज की दर 10% वार्षिक। चलिए तो 10%, 10% है। हमने 12 से 12 को क्रॉस किया, आंसर आ गया 350। एस ने जो आयरन किए वो किए 2000। 2000 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12,000। 12,000 मल्टीप्लाई 3/12 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 300। इसी तरह से यहाँ बात करें 2000 मल्टीप्लाई 6 12,000। 12,000 मल्टीप्लाई 2.5 अपॉन 12 10 अपॉन 100 इक्वल टू 250। यानी प्रत्येक माह अगर 12 मंथ के लिए, प्रत्येक माह 9 मंथ के लिए और प्रत्येक माह 6 मंथ के लिए, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को देखने के बाद आप सबसे पहले पता लगाएंगे कि ये प्रश्न कितनी समय अवधि के लिए, और उस समय अवधि के बाद आप सीधा कैलकुलेट करेंगे आर एन पर ब्याज औसत अवधि विधि से। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। एबीसी एक फर्म में साझेदार हैं। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए साझेदारों द्वारा किए गए आयरणों पर 12% वार्षिक दर। ब्याज की दर कितनी है? 12%। प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में 3000, प्रत्येक तिमाही के मध्य में 4000, प्रत्येक तिमाही के अंत में 25,000 का आयरण किया। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको इस प्रश्न को देखकर पता लग रहा है कि कितनी समय अवधि है? नहीं। अगर समय अवधि का पता नहीं लग रहा है तो आप कितना समय अवधि मानकर सोल्व करेंगे? 12 मंथ।
चलिए हम सोल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखिए ए ने आहरण किया 3000 का, 3000 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। बताइए 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका एन, आपकी समय अवधि तो 12 है, 12 है, लेकिन आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो 4 से करना है। क्यों? क्योंकि सवाल है वो क्या है? त्रैमासिक, तिमाही। एक साल में कितनी तिमाही आती है? 4। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तिमाही का मतलब होता है 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी एक साल में 4 बार तिमाही का प्रयोग होता है। इसलिए आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। क्लियर है? 3000 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, और औसत अवधि कितनी हो जाएगी? n + 3/2, 12 + 3/2, 15/2 = 7.5 मंथ। फॉर्मूला 3000 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12,000, 7.5 समय अवधि और ब्याज की दर 12%, 900। इसी तरह से आप 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 16,000, 16,000 मल्टीप्लाई 6/12 और 12/100, 966 मंथ। मध्य में है तो n/2, 12/2 = 6। और सी की बात करें 2500, 2500 को 4 से मल्टीप्लाई किया 10,000, 10,000 4.5/12 और 12/100 = 450। क्लियर है? तो इस तरीके से आप त्रैमासिक सवाल को भी सोल्व कर सकते हैं। मासिक जो सवाल होगा, जितने महीने के लिए आपने किया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, त्रैमासिक में आप 4 से गुणा करेंगे। एक और सवाल हम लेते हैं जो आपके सामने है। देखिए 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विराट ने निम्न प्रकार आहरण किए। आहरण पर ब्याज की दर 10% है। मेरे प्यारे बच्चों, 10% के साथ वार्षिक शब्द का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। ब्याज की दर के साथ वार्षिक शब्द नहीं होने के कारण पूरे वर्ष के लिए ब्याज की गणना की जाएगी। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, बताया है कि अगर वार्षिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया हो तो हम इस पर पूरे 12 महीने का ब्याज ज्ञात करेंगे। वर्ष के दौरान 20,000 आहरण किए ए ने, तो 20,000 गुणा ब्याज की दर कितनी है? 10%। कितना हो गया? 2,000 रुपये। मैंने यहाँ किसी प्रकार के माह को यूज नहीं किया है, क्योंकि वार्षिक शब्द नहीं होने पर हम पूरे वर्ष का ब्याज देते हैं। बी ने आहरण कितना किया? 2,000। क्या लिखा हुआ है? प्रतिमाह। पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। कितना हो गया? 24,000। 24,000 मल्टीप्लाई ब्याज की दर 10%, और कितना हो जाएगा? सॉरी 2,400 रुपीज। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा कि जब 20,000 का आहरण किया था और वार्षिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था तो 20,000 का 10% 2,000 हमने निकाला। प्रत्येक माह 2,000 को हमने 12 से गुणा किया, 24,000 का 10% निकाला, 2,400 रुपये। यहाँ पर हमने किसी प्रकार के माह का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ वार्षिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। आपके लिए एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं। ये एक अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। प्रश्न उदाहरण नंबर 12। आर और एस साझेदार, वे लाभ को 3:2 में बांटते हैं। आर निष्क्रिय साझेदार है। देखिए आपके सामने एक वर्ड आया है, निष्क्रिय साझेदार। निष्क्रिय साझेदार से मतलब होता है जो फर्म के गतिविधियों में भाग नहीं लेता है, केवल वो पूंजी लगाकर व्यापार में साझेदार बनता है। उसने 5 लाख की पूंजी का अंशदान किया, उसने केवल पूंजी लगाई, एस ने कोई पूंजी नहीं दी। आर ने 5 लाख रुपए पूंजी लगाई, एस ने किसी प्रकार की पूंजी नहीं दी। साझेदारी संलेख में पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज।
कितना परसेंट वार्षिक ब्याज? 10%। और एस को 2500 रुपये प्रतिमाह वेतन देने का प्रावधान है। प्रश्न में कहा गया है कि पूंजी पर 10% और वेतन एस को 2500 रुपये प्रतिमाह दिया जाना है। 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज और वेतन का प्रावधान करने से पहले 40,000 रुपये का लाभ है। आपको जो लाभ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 40,000 रुपये। वर्ष के लिए लाभ विभाजन दिखाइए। आपको लाभ विभाजन दिखाना है। चलिए हम लाभ विभाजन करते हैं। इसके लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं एक बार आपको समझा देता हूं, बाद में आपको पूरी डिटेल में ये अकाउंट दोबारा दिखा देंगे। चलिए वही पर्टिकुलर, वही अमाउंट, वही पर्टिकुलर और वही आपके सामने अमाउंट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले लाभ। कल हमने जो लास्ट वीडियो देखा था, लास्ट पार्ट आपने देखा था, उसमें आपने देखा था जब भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। वेरी गुड। बाय नेट प्रॉफिट। आपका नेट प्रॉफिट कितना है? 40,000, 40,000। क्लियर है? अब आपको आर को पूंजी पर ब्याज देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको? आर को। कितना है? 5 लाख। 5 लाख का कितना परसेंट देना है? 10%। कितना हो जाएगा? 50,000। एस को आपको क्या देना है? एस को आपको देना है वेतन, सैलरी। किसकी? एस की। कितनी है? 2500 रुपये प्रति माह। मेरे प्यारे बच्चों आप इसे ध्यान से देखें। आपका जो लाभ है वो शुद्ध लाभ 40,000 रुपये है और आपको जो पूंजी पर ब्याज देना है वो देना है 50,000 रुपये का और वेतन जो चुकाना है वो आपको चुकाना है 30,000। क्या आप आपके लाभ से इन दोनों की पूर्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए एक नियम बनाया गया है कि यदि आप पूरा का पूरा पूंजी पर ब्याज और वेतन देते हैं और उस समय आपके लाभ कम होते हैं तो लाभ कम होने की स्थिति में जितने लाभ हैं उतने ही पूंजी पर ब्याज दिया और वेतन दिया जाएगा। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो अनुपात हम निकाल लेंगे। 50,000 अनुपात 30,000, 5:3। कितना? 50,000 30,000। उन दोनों का अनुपात निकाला 5:3। और जो हमारे 40,000 रुपए हैं इस 40,000 रुपये को हम किस अनुपात में बांट देंगे? 5:3 में। यहां लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना हो गया? 40,000 5/8। कितना हो गया? 25,000। 2 सैलरी 40,000 गुणा 3/8 15,000। जोड़ लगा देंगे 40,000 40,000। तो इस तरीके से जब आपके जो लाभ हैं वो पूंजी पर ब्याज और वेतन से कम हो तो ऐसी स्थिति में आप जो आपका पूंजी पर ब्याज और वेतन है उसका अनुपात निकालेंगे और उस अनुपात में बांट देंगे। देख सकते हैं आपके सामने है, नोट डला हुआ है। पूंजी पर ब्याज का वेतन का योग 80,000 बनता है जबकि लाभ 40,000 रहता है। अतः लाभों को पूंजी पर ब्याज और वेतन के अनुपात 5:3 में बांटा गया क्योंकि आपके लाभ कम हैं और आपके पूंजी पर ब्याज और वेतन ज़्यादा है। इन दोनों के ज़्यादा होने की स्थिति में हम क्या करेंगे? हम 5:3 में पूंजी पर ब्याज को और वेतन को बांटकर दिखा देंगे। क्लियर है? आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट
ले सकते हैं। चलिए अब हम एक और महत्वपूर्ण अच्छे प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, 4 मार्क्स में आपको ये पूछा जा सकता है। प्रश्न काफी बड़े हैं इसलिए स्क्रीन से मैं हट जाता हूँ। प्रश्न आपके सामने है, आर और एस 80,000 और 60,000 की पूंजी के साथ साझेदार हैं। ये दोनों साझेदारों की क्या दी गई है आपको? पूंजी। 31 मार्च को समाप्त, आपका वर्ष कब समाप्त हो रहा है? 31 मार्च को। 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए निम्न प्रकार विचार करने से पूर्व लाभ 47,500 था। आपका जो लाभ है वो लाभ कितना है? 47,500। पहला बिंदु क्या कह रहा है? पूंजी पर 5% की दर से ब्याज दिया जाएगा। दूसरा बिंदु क्या कह रहा है? आर पर 5% वार्ष की दर से ब्याज दिया जाना है। आर कितने? 16,000 और 12,000। क्या आपको आर की कोई डेट दी गई है? नहीं दी गई, और वार्षिक शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर हमने आर ने फिल्म को 20,000 अग्रिम दिए। अग्रिम का मतलब हो गया लोन। किसका लोन? पार्टनर्स लोन। यानी आर जो कि आपका पार्टनर है, उस आर ने फिल्म को लोन दिया है। आर को विक्रय पर 2 लाख रुपए पर 2% कमीशन देना है। आर को ये कमीशन मिलने वाला है विक्रय पर। विक्रय कितनी है? 2 लाख। उसका कितना परसेंट? 2%। जबकि एस को वितरण योग्य लाभ का, वितरण योग्य लाभ से मतलब है मेरे प्यारे बच्चों ऐसा लाभ जो बांटा जाना है, पर 10% कमीशन काटने के पूर्व, किंतु आर के कमीशन को काटने के पश्चात, यानी आर जो है उसका कमीशन माइनस कर देने के बाद दिया जाना है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि विभाजन योग्य लाभ का 10% संचय खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। संचय बोले तो रिजर्व, हमने पहले बात की थी, रिजर्व अकाउंट में इस 10% को डाला जाएगा। चलिए हम इस सवाल को सोल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए मैं सोल्व करवा देता हूं आपको। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में आपको अग्रिम यानी लोन दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपको लोन दिया गया हो तो आपको पहले पीएनएल अकाउंट बनाना होगा। आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट पार्ट देखा था तो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि लाभों पर प्रभार की 3 मदें होती हैं। एक ऋण पर ब्याज, दूसरा मैनेजर कमीशन, और तीसरा ऐसा भवन जो व्यवसाय को संचालित कर रहा है उसका किराया। ये तीनों चीजें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाते में ना जाकर ये पीएनएल अकाउंट में आती है। तो चलिए हम बनाते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सबसे पहले क्या दिखाएंगे? बाय नेट प्रॉफिट। बताइए नेट प्रॉफिट कितना है? 47,500। क्लियर है? अब आपको क्या देना है? ऋण पर ब्याज। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बताइए प्रश्न को देखकर पर ऋण पर ब्याज की दर कितनी दी गई है? नहीं, प्रश्न में हमें ऋण पर ब्याज की दर नहीं दी गई है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब ऋण पर ब्याज की दर हमें नहीं पता हो, यानी साझेदारी संलेख के अभाव में 6% वार्षिक दर से ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। तो चलिए कितना है? 20,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 का 6%, 2400। इंटरेस्ट ऑन लोन को कहाँ दिखाएंगे? डेबिट में। टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 2400। इसके अलावा कुछ बचा नहीं, बैलेंस निकाल लेंगे। 47,500 टू नेट प्रॉफिट माइनस कर देंगे, टोटल लगा देंगे।
क्लियर है? इस तरीके से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन को हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है, यह आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। देख सकते हैं आप, आपकी स्क्रीन पर है। सॉरी, तो 46,300 आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। इंटरेस्ट प्रॉफिट आपको दिया हुआ था 47,500, प्रॉफिट ऑफ द ईयर 47,500। इंटरेस्ट ऑन आर लोन, आर का जो लोन था वो उस पर 1200 6% की रेट से, और रिमेनिंग आ गया 46,300। इसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या दिखाएंगे यहाँ, बाय प्रॉफिट ऑफ द ईयर हमें कितना प्रॉफिट है 46,300। क्वेश्चन को देखते हैं। पूंजी पर 5% की दर से आपको क्या देना है, ब्याज। पूंजी कितनी है इनकी 80,000 और 60,000, तो निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन पार्टनर है, आर और एस। आर की पूंजी 80,000, 80,000 का कितना परसेंट 5%। एस की पूंजी 60,000, 60,000 का 5%, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर एस 4,000 3,000 7,000। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इनकी पूंजी पर ब्याज ज्ञात करेंगे। आर एन पर 5%, आर एन कितने हैं 16,000 12,000। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने, आर एस 16,000 का 5%, 12,000 का 5%, 16,000 और 12,000 का 5%। चलिए, कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर एस 800 600 1400। क्लियर है? हमने सबसे पहले इनकी पूंजी जो कि 80,000 और 60,000 थी उसका 5% निकाला। उसके बाद इनके जो आर 16,000 12,000 थे उसका 5% निकाला। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज हम भूल रहे हैं। देखो, क्या इस प्रश्न में आपको आर एन किस समय अवधि दी गई है, नहीं दी गई। और जब समय अवधि नहीं दी गई हो तो इस पे कितने महीने का ब्याज लगाते हैं 6 मंथ का। यहाँ पे आपके जो आर एन का ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, क्लियर है? आर एन पर ब्याज 6 महीने की अवधि के लिए लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको समय अवधि नहीं दी गई है। चलिए, आगे हम सवाल को पढ़ते हैं। आर को विक्रय पर जो 2 लाख पर 2% कमीशन देना है। विक्रय पर 2 लाख पर 2% कमीशन। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। कमीशन 2 लाख का 2%, 2 लाख का 2% आपको देना है। 1 2 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,000। यहाँ लिखेंगे हम 2 कमीशन आर,
आर का कमीशन कितना हो जाएगा 4000। क्लियर है। आर को 4000 का कमीशन देना है, एस को भी कमीशन देना है। वितरण योग्य लाभ का 10%। वितरण योग्य लाभ से मतलब है ऐसा लाभ जो बांटा जाना है कमीशन को काटने से पूर्व, किंतु आर का कमीशन घटाने के बाद। देखिए यहाँ आपका टोटल कितना हो रहा है 46,300 प्लस 700 कितना हो गया 47,000। इसमें से आपको कितना माइनस करना है 7 और 4 11,000। कितना हो गया 36,000। आर को कमीशन को घटाने, वितरण योग्य लाभ से मतलब होता है ऐसा लाभ जिसे वितरित किया जाना है, बांटा जाना है। 47,000 जिस साइड का टोटल था उसमें से 7 और 4 11,000 आपने माइनस किया, 36,000 आ गया। इसका कितना परसेंट देना है 10%। 36,000 का 10% हो जाएगा 3,600। एस का आ जाएगा 3,600। 7,600। आप देख सकते हैं इस तरीके से जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे सामने ऐसा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस 46,300, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 400, 300, 700, इंटरेस्ट ऑन आर लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000, 3,000, 7,000, 2 लाख का 2% 4,000, 3,600 का 10% 3,600। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निर्णय लिया गया विभाजन योग्य लाभ का 10% संचय में। विभाजन योग्य लाभ कैसे निकलेगा जब हम इस साइड का टोटल लगाएंगे। इस साइड का टोटल कितना हो रहा है 47,000। इस साइड का टोटल कितना हो रहा है 743 14,600। रिमेनिंग कितना रह जाएगा आपके पास 32,400। इसका कितना प्रतिशत आपको निकालना है 10%। कितना आएगा C240। तो हम यहाँ लिख देंगे रिजर्व में 30,400 का 10% C240। इसके बाद हम इस साइड का टोटल लगाएंगे 47,000 और 47,000 में से इन सभी को माइनस करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो होगा 29,160। जिसे किस रेशियो में बांटना है। क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन में मुझे कहीं पर भी कोई लाभ हानि अनुपात नहीं दिया गया है और लाभ हानि अनुपात नहीं दिया होने की वजह से मैं इसे किस रेशियो में बांटूंगा 1:1 में। यानी जब आपको प्रश्न में लाभ हानि अनुपात नहीं दिया हुआ हो तो आप इसे बराबर बराबर अनुपात में वहन करेंगे। हमारा टोटल प्रॉफिट 29,160 उसे बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया 14,580 14,580। मेरे प्यारे बच्चों आप इस सवाल को वापस अपनी होमवर्क की कॉपी में करेंगे और अगर आपको कोई डाउट होता है तो बार बार आप इस वीडियो को रिपीट करेंगे और देखेंगे और अपने डाउट क्लियर करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो इसी के साथ हमारा समाप्त होता है आर पर ब्याज। अगला पार्ट हम जल्दी आपके लिए लेकर आ रहे हैं और उस पार्ट में हम पढ़ेंगे गारंटी, किस तरीके से गारंटी के सवालों को हम सोल्व कर सकते हैं और साथ ही हम पढ़ेंगे बंद साझेदारी बहिष्ठ खातों में समायोजन की विधियां। तब तक आप इन सभी चारों पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को बार बार रिवाइज करते रहें और आप देखते रहें सभी वीडियो।